किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, अपनी सारी औकात लगा दो अपनी औकात को बदलने में। पर यहां इस वीडियो में औकात की बात क्यों हो रही है? क्योंकि अभी कुछ सेकंड्स पहले जो आप पढ़ रहे थे, आपके सामने जो स्क्रीन पर था, यह बिल्कुल सच्चाई है कि 21 साल की उम्र में आप 1.5 लाख की सैलरी पा सकते हो। अब यह मौका हर उस कैंडिडेट, हर उस एक एस्पिरेंट, हर उस एक स्टूडेंट के पास है जिसने किसी भी स्ट्रीम से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। मैं एक बार फिर कह दूं, यह मौका हर उस कैंडिडेट के पास है जिसने किसी भी स्ट्रीम से, फिर चाहे उसने साइंस से करा हो, आर्ट से करा हो, कॉमर्स से करा हो, किसी भी स्ट्रीम से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। नो परसेंटेज क्राइटेरिया, बस ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, 21 साल आपकी उम्र कंप्लीट होनी चाहिए, तो आप उस जॉब के लिए एलिजिबल हो जिस जॉब की बात मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफिसर कैसे बनते हैं, ऑफिसर का ओहदा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कैसे पाया जाए। तो हर साल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई एक एग्जामिनेशन लेता है, एसबीआई पीओ। उस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद आप ये नौकरी पा सकते हो। अब वही सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करने के लिए यहां पर मैं आप लोगों के सामने आया हूं, पर इस वीडियो को आगे ले जाने से पहले आप लोगों के साथ कुछ डिस्क्लेमर, कुछ वार्निंग मैं शेयर करना चाहता हूं। यार ये कोई मजाक नहीं है, 21 साल की उम्र में 1.5 लाख की सैलरी कोई मजाक नहीं है। मतलब यहां पर लोग 3-3, 4-4 साल घिसते हैं, इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं, फिर 10-15 हजार की ऑन एन एवरेज नौकरी लगती है। हाँ, वो बात अलग है अगर आपने बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी के, बहुत अच्छे कॉलेज से, बहुत अच्छे मार्क के साथ इंजीनियरिंग कंप्लीट करी है, तो आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, आपको फिर इससे ज्यादा सैलरी की जॉब 21 साल की उम्र में मिल जाएगी। पर मैं बात कर रहा हूं ऑन एन एवरेज। ज्यादातर कॉलेजेस की आज यही हालत है। मैं खुद एक इंजीनियर हूं, है ना, तो मुझे पता है। हाँ, मैं खुद एक इंजीनियर हूं। तो 4 साल घिसो और फिर 4 साल घिसने के बाद भी आपने डिसेंट यानी फर्स्ट क्लास लाया है, तो फिर आपको 10, 15, 20, 25, 30 हजार की नौकरी मिल जाती है एमएनसी में। आजकल मैक्सिमम एमएनसी में 25 से 30 हजार का स्टार्टिंग पैकेज है। आपको अगर ढंग से आपने 1 साल दे दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की प्रोबेशनरी ऑफिसर के एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर लिया, सिलेबस क्या है, कैसे करना है, क्या करना है, वही सारी चीजें इसमें डिस्कस करने वाला, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। 1 साल ढंग से तैयारी, ढंग से मेहनत करनी है। यार अगर मौका अच्छा है तो इस मौके की तलाश में बहुत सारे लोग होंगे, तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश बहुत सारे लोग करने वाले हैं और करते हैं। मैं थोड़ी देर में आप लोगों के साथ कितनी वैकेंसीज आती है और कितना एप्लीकेशंस उसके अगेंस्ट हर साल हुए हैं, पिछले 5 साल का डेटा शेयर करके आपको बताऊंगा। तो उस कंपटीशन में अगर आपको बने रहना है, उस कंपटीशन में अगर आपको अपने आप को आगे रखना है, तो बस कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। क्या स्टेप्स है, कैसे करोगे, वही सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो नमस्ते, आदाब एंड सत श्री अकाल, स्वागत करता हूं मैं सचिन अडेकर आप सभी लोगों का इस प्यारे से वीडियो में। देखो, ग्रेजुएशन में या फिर ग्रेजुएशन के बाद, है ना, ये चीज मतलब एक जॉब, अच्छे जॉब की तलाश हर किसी को रहती है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रोबेशनरी ऑफिसर का एग्जामिनेशन बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। किसी भी फील्ड से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, 20.43 लाख का पैकेज मुंबई सिटी में, ये एसबीआई पीओ नोटिफिकेशन का लाइन है। अगर आपको टीयर ए सिटी में जॉब मिल जाती है तो आपका पैकेज 20 लाख के आसपास, यानी 1.5 लाख से ज्यादा सैलरी आपको पहली सैलरी मिलती है। एग्जामिनेशन क्लियर करके बैंक ज्वाइन कर लिया, पहली सैलरी आपकी टीयर ए सिटी में। ऑन एन एवरेज ये सैलरी 1 से 1.25 लाख के बीच में आती है। लोकेशन टू लोकेशन वैरी करती रहती है, क्योंकि जैसे लोकेशन बदलता है वैसे अलाउंसेस बदल जाता है। तो 1 से 1.25 लाख ऑन एन एवरेज, टीयर ए सिटी में 1.5 लाख से आगे ये सैलरी जाती है। तो एसबीआई पीओ, थोड़ी देर में ये पिछली वाली स्लाइड पर आऊंगा। अब एसबीआई पीओ, सब लोग कहते हैं यार बहुत डिफिकल्ट बैंकिंग एग्जामिनेशन है, बैंकिंग एग्जाम में अगर सबसे डिफिकल्ट है तो वो एसबीआई पीओ है। कुछ हद तक बात सही भी है, कुछ हद तक बात सही भी है, पर आप कुछ भी अपना ओपिनियन बनाओ, आप कुछ भी अपनी राय बनाओ, उससे पहले मैं कुछ डेटा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। 2025 में
541 वैकेंसीज आई थी। 10 लाख के आसपास लोगों ने एप्लीकेशन करा है हर साल, है ना। 2024, 23, 22, 21 600, 2000, 1673, 2056, तो ये वैकेंसीज का ट्रेंड रहा है ना। इस साल थोड़े से ज्यादा ऑफिसर्स की वैकेंसी देखने की उम्मीद है। हर साल तकरीबन तकरीबन 9 से 10 लाख लोगों ने अप्लाई करा है। अब ये देखकर सबके दिमाग में आ जाता है, ओ तेरी, हाँ 1.5 लाख सैलरी का सपना इधर ही चकनाचूर हो गया। 500 वैकेंसीज, 10 लाख एप्लीकेशन, सब मोह माया है, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान से सुनो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर मैं आपका ध्यान देना चाहता हूं। अगर आप एसबीआई पीओ बनना चाहते हो तो ये आपको माइंडसेट सही रखना पड़ेगा। आपका माइंडसेट आपको ऑफिसर बनाने वाला है, ये बात ध्यान रखना, है ना। आपका माइंडसेट क्या है, इस बात को लेकर आप ये तय होगा कि आप आगे चल के ऑफिसर बनोगे या नहीं। 100 मार्क्स में से 66.75 मार्क जिसने प्रीलिम्स में ला दिए, उसका सिलेक्शन प्री में हो गया इस साल। आपको तकरीबन तकरीबन 67% मार्क्स स्कोर करने हैं। अब इसमें वो 10 लाख लोग कंपटीशन के पिक्चर में नहीं आते। जो 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है वो इसके पिक्चर में नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि उन 10 लाख लोगों में सिंसियरली पढ़ाई करने वाले 1.5 से 2 लाख लोग होते हैं, सिंसियरली पढ़ाई करने वाले। तो एक्चुअल कंपटीशन वो 1.5 से 2 लाख लोगों के बीच में होता है। पर आपका कंपटीशन वो 1.5 से 2 लाख लोग भी नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि आपका कंपटीशन होता है खुद आपके साथ। आपका कंपटीशन उन 1.5-2 लाख पढ़ने वाले बच्चों के साथ नहीं है। आपका कंपटीशन आपके खुद के साथ है। आपकी खुद की आदतें कैसी है, आप खुद कितना रेगुलर रह पाते हो, खुद कितना कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ पाते हो, आपने जिस किसी भी टीचर को फॉलो करने का डिसीजन लिया है, आप उस टीचर को कितना रिगरसली फॉलो करते हो, उस टीचर ने बताई हुई बात कितनी शिद्दत से, कितनी रेगुलरिटी से और कितनी कंसिस्टेंसी से फॉलो करते हो। ये बात तय करती है आप ऑफिसर बनोगे या नहीं। ये बात नहीं कि वो बाकी 1.5-2 लाख लोग क्या कर रहे हैं, है ना। तो इसकी मेंस का कट ऑफ इस साल 75 था आउट ऑफ 250। ये कट ऑफ है। 2024 में जब 600 वैकेंसीज थी, प्रीलिम्स का कट ऑफ था 61.75, मेंस का कट ऑफ था 87.5 आउट ऑफ 200। 250 में से इतने मार्क्स, है ना। टू बी ऑन द सेफर साइड, मैं ये सजेस्ट करता हूं कि जो भी कट ऑफ जाता है उससे 15 से 20 मार्क एक्स्ट्रा लाए जाए, ताकि इंटरव्यू में हमारे पास एक बफर रहे, एक लीड रहे। मतलब ना 87.5, 20 मार्क्स एक्स्ट्रा पकड़ लो, 107, 108, 250 में से 108 मार्क जिसने ला दिया उसका सिलेक्शन हो गया था। क्योंकि मेंस के बाद इंटरव्यू होता है, मेंस और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स मिलाकर फाइनल सिलेक्शन होता है। तो एक 15 से 20 मार्क कट ऑफ के आगे रहते हो, आपको सिलेक्शन की चिंता नहीं रहती, मेरा इंटरव्यू कैसा जाएगा, क्या जाएगा। मैं 20 मार्क पकड़ के चलता हूं। इधर 75 प्लस 20 95। इस साल जिसने मेंस में 95 से ज्यादा स्कोर कर लिया उसका सिलेक्शन एकदम आराम से हो गया। तो ये पिक्चर है कट ऑफ की और स्कोर की। 2022-23 का पिक्चर देख लो। 2000 जब वैकेंसीज थी, प्रीलिम्स का कट ऑफ सिर्फ 59 था। अब ये कट ऑफ अचीव किया जा सकता है। ये 1.5-2 लाख लोगों का कंपटीशन खोपड़ी से हटा दो। एसबीआई पीओ 2026 में कैसे बनना है? माइंडसेट से बनना है। क्या माइंडसेट चाहिए सर? माइंडसेट यही चाहिए कि जो 1.5-2 लाख या 10 लाख लोग फॉर्म भरने वाले हैं, उनका मेरे सिलेक्शन पे असर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ये चीज अगर आपके दिमाग में क्लियर है कि मेरा सिलेक्शन सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि अगले 1 साल में क्या करने वाला हूं, क्या मैं जितना भी सिलेबस है उस सिलेबस को अच्छे से प्लान करके, उसके ऊपर हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके, उसके ऊपर एग्जामिनेशन में कैसे सवाल आ सकते हैं, उन सवालों की प्रैक्टिस करके क्या मैं एक्यूरेसी एंड स्पीड हासिल कर पाता हूं, मैं कितने टाइम में यह सब कर पाता हूं, क्या मेरा इसके ऊपर ट्रैक है। इसको ट्रैक करते हुए मैं अपनी प्रोग्रेस को डे बाय डे बहुत अच्छा करते जा रहा हूं। अगर आप ये कर पा रहे हो, आप 2026 में एसबीआई पीओ बन सकते हो। 2000 जब वैकेंसीज थी, प्रीलिम्स का कट ऑफ 59.25, मेंस का कट ऑफ 70, प्लस 20 पकड़ लो 90। 250 में से 90 मार्क लाने थे, आपका सिलेक्शन पक्का था। सर 250 में से 90 मार्क लाने, पेपर टफ है नो डाउट, पर इम्पॉसिबल नहीं है। एसबीआई पीओ का पेपर डिफिकल्ट है पर इम्पॉसिबल नहीं है। मैं आपको अभी कुछ एग्जांपल्स बताने वाला हूं, अपने ही एग्जांपल्स है। शुरुआत करते हैं शुभम सिंह, फर्स्ट अटेम्प्ट एसबीआई पीओ 2023 बैच। 2023 की बैच से शुभम सिंह, फर्स्ट अटेम्प्ट एसबीआई पीओ, ऑल इंडिया रैंक 95, ऑल इंडिया रैंक। 2.5 से 3 महीने का प्रिपरेशन था,
शुभम सिंह, उनका इंटरव्यू अपने यूट्यूब चैनल पर प्रेजेंट है, आप देख सकते हो। हाँ, तो 2.5 से 3 महीने का प्रिपरेशन, ऑल इंडिया रैंक 95 लाए वो फर्स्ट अटेम्प्ट में। केतन गुप्ता, फर्स्ट अटेम्प्ट एसबीआई पीओ, ऑल इंडिया रैंक 77, अपने ही स्टूडेंट है। हाँ, उनका भी इंटरव्यू इसी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हो। इसी साल जो लेटेस्ट एसबीआई पीओ का रिजल्ट आया, अपने ही एक स्टूडेंट है ध्रुवांशु, विजुअली इंपेयर्ड कैटेगरी से एग्जामिनेशन दिया है उन्होंने, वो देख नहीं सकते। फर्स्ट अटेम्प्ट में एसबीआई पीओ, 22 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में फर्स्ट अटेम्प्ट में एसबीआई पीओ बन गए ध्रुवांशु। देख नहीं सकते वो, ब्लाइंड स्टूडेंट, दिव्यांग। तो ये अपने वो स्टूडेंट है जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले लिया है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाए, बट यस, उन्होंने एसबीआई पीओ की तैयारी इतनी शिद्दत से करी थी, इतनी अच्छे से करी थी कि एसबीआई पीओ के बाद जो बाकी बैंक एग्जामिनेशन हुए उनमें सफलता उनको मिल गई। तो एसबीआई पीओ के प्रिपरेशन का ये फायदा होता है, अपनी जी जान लगा दो एसबीआई पीओ के प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद जो एग्जाम होता है एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क, ये एग्जाम ऐसे कर सकते हो बशर्ते आपने एसबीआई पीओ कायदे से तैयारी करी है, बहुत अच्छे से तैयारी करी है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक बार एसबीआई पीओ की तैयारी अच्छे से हो गई, सारे बैंकिंग एग्जामिनेशन का सिलेबस सेम है और एसबीआई पीओ से आसान एग्जाम होते हैं। ठीक, तो यहां पर मैं अभी थोड़ी देर पहले एक स्लाइड दिखा दी थी मैंने आपको। 2025 की बात मैं करूं, 2025 की बात करूं तो 40,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज बैंकिंग सेक्टर में आई थी, जिसमें 6 मेजर एग्जामिनेशन में 39,900 एंड कुछ तो वैकेंसीज सिर्फ 6 एग्जाम में आई थी। 39,900 एंड समथिंग, 60 या 64 वैकेंसीज सिर्फ 6 एग्जामिनेशन में, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, ये 6 एग्जाम में सिर्फ 39,000 वैकेंसीज आई थी। तो सारे छोटे बड़े एग्जामिनेशंस मिला दूं तो 40 से 50,000 के बीच में हर साल वैकेंसीज आती है। हाँ, 2024 में यही ट्रेंड था, 23 में यही ट्रेंड था, 22 में यही ट्रेंड था। हर साल बैंक और इंश्योरेंस सेक्टर में 40 से 50,000 के बीच में वैकेंसीज आती है। ये आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि एक बार एसबीआई पीओ की तैयारी कर ली, एक बार एसबीआई पीओ की तैयारी कर ली तो फिर आगे जितने भी बैंकिंग एग्जामिनेशंस होते हैं आप कॉन्फिडेंस के साथ फोड़ सकते हो। अब आते हैं एग्जामिनेशन क्लियर कैसे करनी है। अब अगर आपने यहां तक आ चुके हो, आप अगर आपने मन बना लिया है तो अब ध्यान से सुनना, अब इंपॉर्टेंट डिस्कशन। अभी तक तो हम यही माइंडसेट बना रहे थे साला एग्जाम देना है कि नहीं देना है, एग्जाम टफ है, 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 500-600 वैकेंसीज आती है। हाँ, 2 साल में ऐसा ही ट्रेंड रहा है, उससे पहले 2000 के आसपास वैकेंसीज आती थी। तो इतनी वैकेंसीज के लिए इतने एप्लीकेशंस है, क्या करना है, कैसे करना है, ये सारा माइंडसेट का बात अभी तक हमने कर लिया। अगर अभी तक आपका माइंडसेट बन गया है मुझे एसबीआई पीओ करना है, तो यहां से आगे वीडियो आपके लिए। सबसे पहला काम, मैं आपके साथ 3 स्टेप फॉर्मूला शेयर करने वाला हूं, है ना। 3 स्टेप फॉर्मूला जो आपको किसी भी बैंकिंग एग्जामिनेशन में कॉन्फिडेंस के साथ सक्सेस पाने के लिए मदद करेगा। उससे पहले आप सब लोगों को एक काम करना है। अगर आपने तय कर लिया है कि यहां से आगे बैंकिंग एग्जाम्स की आप तैयारी करने वाले हो, तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना, सचिन सर BW या सचिन सर बैंकिंग वाला सचिन सर, कुछ भी सर्च करो, टेलीग्राम पर एक चैनल आ जाएगा जहां पर आपके साथ मैं टाइम टू टाइम ऐसी ही चीजें शेयर करते रहता हूं। सारे अपडेट्स आपको वो टेलीग्राम चैनल पे देते रहता हूं, तो वो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना है और वहां पर शेयर की हुई सारी चीजों को अच्छे से फॉलो करना है, पहली चीज। अब 3 स्टेप फॉर्मूला, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं, खासकर बैंकिंग एग्जामिनेशन की, तो ये 3 चीजों के ऊपर हमारी कमांड होनी चाहिए। अब हमारी एक्चुअल प्लानिंग शुरू हो रही है कि कैसे 1.5 लाख सैलरी कैसे पानी है। ध्यान से सुनो, अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न सबसे पहली स्टेप है। आपको एग्जामिनेशन का सिलेबस समझना है और आपको एग्जामिनेशन का पैटर्न समझना है। अब इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एक वीडियो में यूट्यूब पर ऑलरेडी बना चुका हूं, वो वीडियो सर्च कर लेना, आप एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस सारा डिटेल में समझ सकते हो। वीडियो का नाम है बैंक एग्जामिनेशन 2026 कंप्लीट सिलेबस एंड स्ट्रैटेजी बाय सचिन सर।
बैंक एग्जामिनेशन 2026 कंप्लीट सिलेबस बाय सचिन सर, यूट्यूब पर डाल देना, वीडियो मिल जाएगा, सारा सिलेबस डिस्कस किया। पहली स्टेप, क्योंकि यार जो एग्जामिनेशन आपने देनी है वो एग्जामिनेशन का सिलेबस तो समझ में आना चाहिए आपको, क्या सिलेबस है क्या नहीं है ना, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है क्या नहीं है। दूसरी स्टेप है कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, सिलेबस पता चल गया, ठीक है। बैंकिंग एग्जामिनेशन में आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, रीजनिंग जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, मैथ्स या क्वांट, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, 4 सब्जेक्ट के सारे चैप्टर आपको समझ में आ गए। अब मान लो रीजनिंग का एक चैप्टर लिया आपने, इस एक चैप्टर में कुछ 5-10 कॉन्सेप्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट है। हर एक चैप्टर के हर एक सब टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बेसिक चीज है। सिलेबस पता कर लो, क्योंकि यार पता होना चाहिए ना एग्जामिनेशन में क्या क्या आ रहा है। अब सिलेबस पता चल गया तो हर एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर उठाओ, उस चैप्टर में कौन कौन सा सब कॉन्सेप्ट है, सब टॉपिक है, ये देखो, और फिर वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, ठीक। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना दूसरी स्टेप, सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न जानना पहले स्टेप, कॉन्सेप्ट क्लियर करना दूसरी स्टेप, तीसरी और सबसे सिंपल छोटू सी स्टेप, बी क्विक, स्पीड चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में हमारे पास होगा 20 मिनट का टाइम, रीजनिंग के मैं बात करूं और क्वेश्चंस होने वाले हैं 30। 20 मिनट में 30 क्वेश्चंस अगर हमें टैकल करने हैं, हमारे पास चाहिए स्पीड चाहिए। तो वो स्पीड कैसे लानी है, क्या करनी है, अभी हर एक चीज के ऊपर डिटेल में बात करूंगा। तो 3 स्टेप फॉर्मूला समझ में आ गया, बेसिक सिंपल 3 स्टेप आप लोगों ने फॉलो करना है। तो हर एक चीज के बारे में, हर एक स्टेप के बारे में डिटेल में बात करते हैं। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, अब वैसे आइडियल वे क्या होता है सिलेबस और एग्जाम पैटर्न समझने का, आपको नोटिफिकेशन रेफर करना होता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रेफर करने होते हैं। अब आप नोटिफिकेशन कहाँ ढूंढोगे, डाउनलोड करोगे, पढ़ोगे, समझोगे, उसका एनालिसिस करोगे, उससे अच्छा मैंने आपको सोर्स क्या बता दिया, यूट्यूब पर ये सारी चीजें नोटिफिकेशन का एनालिसिस करके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके मैंने ऑलरेडी एक क्रिस्प वीडियो बना दी है, उसमें सारी चीजें सिलेबस को लेकर डिटेल में डिस्कस करी है। बैंक एग्जाम 2026 कंप्लीट सिलेबस बाय सचिन सर, यूट्यूब पे सर्च करना है, ठीक। तो आपका स्टेप 1 क्लियर हो जाएगा उस एक वीडियो से, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आता है गेट द कॉन्सेप्ट्स क्लियर, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर, आपका सिलेक्शन इस एक स्टेप पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। आपकी पूरी सिलेक्शन जर्नी में अगर मैं वेटेज देना चाहूं तो इस अकेली एक स्टेप का वेटेज 60 to 70% का है, 60 to 70% का वेटेज सिर्फ इसी एक कॉन्सेप्ट का है। तो इस एक स्टेप का है, तो स्टेप को ध्यान से समझना। सर सबसे पहले आपको क्या करना है, हर एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है। चैप्टर ले लिया, फॉर एग्जाम्पल मैं इनइक्वालिटी, रीजनिंग में आपके साथ डिस्कस करता हूं, मैं रीजनिंग का ही एक कॉन्सेप्ट, एक चैप्टर एग्जाम्पल के लिए लेता हूं, इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी में आपके पास सब कॉन्सेप्ट क्या क्या है, इनइक्वालिटी में क्वेश्चन कैसे आता है, तो कंपैरिजन आता है, कंपैरिजन कितने तरीकों का होता है, उनमें प्रियोरिटी कैसी लगती है, प्रियोरिटी लगाने के बाद रिलेशन कैसे निकलता है, रिलेशन से कंक्लूजन कैसे चेक होता है, फिर सिंगल स्टेटमेंट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, डबल स्टेटमेंट के कैसे सॉल्व होते हैं, आइदर और क्या होता है, उसके एक्सेप्शनल केसेस क्या होते हैं, फिर मिसिंग इनइक्वालिटी क्या होता है, रिवर्स इनइक्वालिटी क्या होता है। हाँ, ये सारे सब टॉपिक हो गए। तो ऐसा एक चैप्टर आपने ले लिया, तो उस चैप्टर के अंदर 8 से 10 सब टॉपिक होते हैं यूजुअली, सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कहां से करोगे, अब इधर आप लोगों के पास 2 तरीके के रिसोर्स होते हैं, एक फ्री एक पेड। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, हाँ सर ये तो कॉमन सी बात है यार, कॉमन सेंस है सर, कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, कहां से करेंगे। तो आप लोगों के पास यहां पर 2 रिसोर्सेज है, पेड और फ्री। तो आप अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से देख सकते हो, मैं आपको ये कहूंगा नहीं आप पेड, आपकी छाती पे बैठ के ये तो नहीं कहूंगा नहीं पेड ही ले तू, बिना पेड के तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं सर, सिलेक्शन लेने वाले कहीं से भी लेते हैं। यूट्यूब पर आपको सारी चीजें मिल जाती है, आपको बैच में भी सारी चीजें मिल जाती है। अब ये चॉइस आप लोगों की होती है कि आपको कैसे चीजें टैकल करनी है। आप अगर यूट्यूब में सिलेबस के हिसाब से सारी चीजें खुद सर्च करके आप कर सकते हो, आपके लिए यूट्यूब सही है।
बट अगर आपको लगता है नहीं यार ये सर्चिंग वर्चिंग में मेरे को टाइम नहीं लगा ना, आप बैच ज्वाइन कर लो। कौन सी बैच ज्वाइन करनी है, आपको जो अच्छी लगती है बैच ज्वाइन कर लो। मेरे सजेशन में आपके लिए कौन सी बेस्ट है मैं आखिरी में बता दूंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हाँ यही प्लेटफॉर्म सिर्फ बैंकिंग वाला की बैच नहीं, आपको जो टीचर का समझ में आता है आप वो टीचर की बैच ज्वाइन कर लेना। बट माय ऑनेस्ट सजेशन इज बैच एक बार कर लेनी चाहिए। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा सिर्फ बैंकिंग वाला के बैचेस करो, नहीं, आपको जिधर समझ में आता है उधर से करो। बट यार एक बार एटलीस्ट पहली बार है ना, एक बार बैच कंप्लीट कर लो, फिर आपको आइडिया आ जाता है और फिर आप आपके रिसोर्सेज बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। तो इन माय ओपिनियन पहली बार तो बैच कर लेना। मैंने मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे खुद बैच ज्वाइन करी थी, टाइम बचता है ना, क्योंकि आप अपने टाइम और एनर्जी जो यूट्यूब पर डालोगे उससे अच्छा उस टाइम और एनर्जी को आप पढ़ाई में लगा दो, है ना। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। अब चाहे आप बैच ज्वाइन करो या ना करो, यूट्यूब पर एक सेशन है जो आप सभी को कंपलसरी देखना है। सेशन का नाम है 251 रूल्स ऑफ पजल्स। 251 रूल्स ऑफ पजल्स बाय सचिन सर। अगर ये एक वीडियो देख लोगे तो आपके प्रीलिम्स में जो 30 मार्क की रीजनिंग आती है उसमें से 25 मार्क आपके एकदम पक्के हो जाएंगे। 251 रूल्स ऑफ पजल्स बाय सचिन सर, 30 में से 25 मार्क सिर्फ पजल के आते हैं। तो वो पजल का सारा थ्योरी इस एक सेशन में है। 13 घंटे का सेशन यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो यहां से आप अपने सारे पजल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीख सकते हो। बाकी मिसलेनियस टॉपिक का नाम डालो यूट्यूब पर, वन शॉट बाय सचिन सर लिखो, आपको मेरे सारे वन शॉट्स मिल जाएंगे। जो भी टॉपिक पढ़ना है, सिलोजिज्म वन शॉट बाय सचिन सर, ब्लड रिलेशन वन शॉट बाय सचिन सर, इनइक्वालिटी वन शॉट बाय सचिन सर। जो भी टॉपिक पढ़ना है यूट्यूब पर डालो वन शॉट बाय सचिन सर। बट ये तो मस्त है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपको अपने खुद के नोट्स बनाने। अब देखो हमारी जो बैचेस होती है उनमें हम नोट्स देते हैं, बना के देते हैं, रेडीमेड नोट्स बना के देते हैं। बट स्टिल मैं स्टूडेंट को यह सजेस्ट करता हूं, भले हम आपको नोट्स दे रहे हो, आपके पास अपने खुद के नोट्स होने जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, अपने खुद के नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के बाद सारे टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मैंने इनइक्वालिटी में 8 से 10 सब टॉपिक गिनाया आपको। 8 से 10 सब टॉपिक के ऊपर सारे टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस होने चाहिए। तो आपके पास ये सेट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होना जरूरी है। ठीक, अब आप YouTube से तैयारी करते हो, आपको प्रैक्टिस मटेरियल के लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इधर उधर ढूंढने पड़ेंगे। मैंने जो टेलीग्राम चैनल बताया है उस टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारा प्रैक्टिस मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। सचिन सर बैंकिंग वाला ऑलरेडी अवेलेबल है, PDF डाउनलोड कर लो, प्रैक्टिस कर लो। 3 स्टेप क्लियर हो गए। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, नोट्स बनाओ, सारे टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद क्या होगा, प्रैक्टिस करते वक्त अब होगा ये, प्रैक्टिस करते वक्त आपके कुछ क्वेश्चन सही होंगे, आपके कुछ क्वेश्चंस गलत होंगे, यही होगा। अगर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आपको इंट्रोस्पेक्शन करना है, क्यों गलत हो रहा है। मैंने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जहां कहीं से भी पढ़ा है, जिस किसी भी बैच से पढ़ा है, जिस किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ा है, जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उनको इंप्लीमेंट करने में मैं कहीं गड़बड़ कर रहा हूं क्या, इंप्लीमेंटेशन में गड़बड़ हो रही है या अंडरस्टैंडिंग में गड़बड़ हो रही है, ये इंट्रोस्पेक्शन आपको करना पड़ेगा। जहां पे आपसे गलती हो रही है वहां पे आपको इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। सर इंट्रोस्पेक्शन करो, क्यों गलती हो रही है, क्या हो रहा है। इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद एनालिसिस यही है, कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आई है या समझा सही से है, मतलब हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई, जल्दबाजी में थोड़ी सी चीजें गलत हो गई, सिली मिस्टेक हो गई, इंप्रूवमेंट करना है। इंप्रूवमेंट क्या, अगर कॉन्सेप्ट समझने में गड़बड़ है, सेशन को 1-2 बार फिर से देखो, कॉन्सेप्ट अच्छे से दिमाग में छाप लो। और अगर आपको वहां पर लगता है नहीं कॉन्सेप्ट तो मेरा समझ में आ गया है, बस सिली मिस्टेक हो गई है, तो अपने कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर काम करो। अब आपको जो भी गलती, अपनी जो भी कमी समझ में आती है, उस कमी के हिसाब से आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाओ। किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करो, आपके लिए ये स्टेप बहुत ज़्यादा कारीगर है। हर कॉन्सेप्ट को पढ़ो, खुद के नोट्स बनाओ, सारे लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। अब ये करने के बाद रिवीजन एंड अपडेट द नोट्स होता है। अगर आपको लगता है कि हाँ यार ये चीज़ मेरे से गलत हो रही थी, मेरे नोट्स में ये चीज़ मिसिंग थी, रिवीजन करो, नोट्स को अपडेट करो, ये चीज़ करते रहना है। इस तरीके से आप सारे कॉन्सेप्ट, सारे टॉपिक के कवर कर लो। रीजनिंग में 11 चैप्टर्स है,
तो 11 के 11 चैप्टर पर आप ये प्रोसीजर लगाओगे। इनइक्वालिटी ले लिया आपने, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, खुद के नोट्स बना लिए, फिर सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिया, फिर इंट्रोस्पेक्शन एनालिसिस इंप्रूवमेंट कर लिया, फिर रिवीजन एंड अपडेट कर लिया। ऐसे 11 के 11 चैप्टर्स पर आपने प्रोसीजर लगा दी। अब आपको मिल गई है 100% एक्यूरेसी। अब आपको मिल गई है 100% एक्यूरेसी। जब आप 100% एक्यूरेसी पा लेते हो, अगली स्टेप होता है स्पीड को बढ़ाना। गेट क्विक। स्पीड कैसे बढ़ाई जाती है? अब देखो, यूजुअली है ना, ये सेशन में मैं स्पीड को लेकर बात कर रहा हूं, बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं। मेरा एक्सपीरियंस है, तजुर्बा कहता है, शुरुआत के सेशन में, शुरुआत के दिनों में ये स्टेप बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनको लगता है यार नहीं 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 नहीं, हाँ मेरे को अभी एक्यूरेसी आ रही है, इस पर स्पीड नहीं बढ़ रही है। कैसे? अभी ध्यान से सुनो, स्पीड कैसे बढ़ाई जाती है। स्पीड 3 लेवल पर बढ़ानी है। स्पीड 3 लेवल पर बढ़ानी है। सबसे पहले हम स्पीड बढ़ाएंगे टॉपिक लेवल पर। क्या मतलब है? किसी भी सब्जेक्ट का आपने टॉपिक पढ़ लिया, उस टॉपिक के आप क्वेश्चंस लोगे, टाइमर के साथ सॉल्व करोगे। आपने इनइक्वालिटी पढ़ लिया, सिर्फ इनइक्वालिटी के क्वेश्चन लो, टाइमर के साथ सॉल्व करो। सिलॉजिज्म पढ़ लिया, सिर्फ सिलॉक्स के क्वेश्चन लो, टाइमर के साथ सॉल्व करो। ब्लड रिलेशन पढ़ लिया, सिर्फ ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन लो, टाइमर के साथ सॉल्व करो। तो सबसे पहला आप स्पीड बढ़ाओगे टॉपिक में। हर एक टॉपिक ले लो, टाइमर के साथ क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपसे कुछ गलतियां होंगी, आप कुछ चीजें सही करोगे। जो चीजें सही कर रहे हो उनको सही करते रहना है, जो चीजें गलत कर रहे हो वहां पर इंट्रोस्पेक्शन करना है, एनालिसिस करना है, इंप्रूवमेंट करना है, फिर से रिवीजन और नोट्स को अपडेट करना है। आपको जो भी गलतियां समझ में आती है वैसे नोट्स अपडेट करो, रिवीजन करो। टॉपिक में स्पीड बढ़ गई। रीजनिंग में 11 चैप्टर है, 11 चैप्टर में आपने ये चीज कर ली, इनइक्वालिटी, स्पीड बढ़ा ली। ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन डिस्टेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, पजल्स, इनपुट आउटपुट, अल्फाबेट, डेटा सफिशिएंसी, एनालिटिकल रीजनिंग, सारे चैप्टर्स में आपने ये चीज कर ली। फिर उसके बाद आता है सब्जेक्ट में स्पीड बढ़ाने वाली स्टेप। रीजनिंग के हर एक चैप्टर में स्पीड बढ़ गई। अब सारे चैप्टर इकट्ठा प्रैक्टिस कर लो, सारे के सारे चैप्टर्स इकट्ठा प्रैक्टिस कर लो। ठीक, फिर सारे चैप्टर्स के मिसलेनियस क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन, जिनको हम सेक्शनल टेस्ट कहते हैं। रीजनिंग की एक स्पेशल मॉक टेस्ट 30 मार्क की रीजनिंग जैसे SBIPO में आती है, वैसे एक सेक्शनल टेस्ट लगा लो। सेक्शनल टेस्ट में आपसे कुछ गलतियां होगी, कुछ चीजें आप सही करोगे। जो गलतियां होगी उधर इंट्रोस्पेक्शन, एनालिसिस एंड इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। जो चीजें सही करोगे उन चीजों को सही करते रहना है। तो ये सेक्शनल टेस्ट आप लगाओगे। जब आपकी टॉपिक में स्पीड बढ़ गई, जब आपकी सब्जेक्ट में स्पीड बढ़ गई, तब आप फुल मॉक टेस्ट लगाओगे। मतलब आप रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट तीनों सब्जेक्ट की कंप्लीट मॉक टेस्ट लगाओगे। अब उस मॉक टेस्ट में भी कुछ चीजें आप सही करोगे, कुछ चीजें गलत करोगे। तो जो चीजें गलत हो रही है, इंट्रोस्पेक्शन, एनालिसिस एंड इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। जो चीजें सही कर रहे हो वो होती रहनी चाहिए। तो इस तरीके से आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो। तो स्पीड कैसे बढ़ानी है? एक बार आपने स्पीड बढ़ा ली तो फिर आपके लिए कोई चीजें डिफिकल्ट नहीं रहती। एग्जामिनेशन क्रैक करना फिर उतना डिफिकल्ट नहीं रहता। तो ये 3 चीजों के ऊपर आपको काम करना है। सिलेबस के ऊपर क्लैरिटी चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए और आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। ये 3 चीजें अच्छे से कर ली, आपका सिलेक्शन आमतौर पे कोई नहीं रोक सकता। तो हर एक चीज को डिटेल में मैंने बात करी है। 2 बेहतरीन सेशन मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर ही देते जा रहा हूं। ये यूट्यूब पर अवेलेबल है ना। ये 13 घंटे का सेशन देखना ही देखना। अगर आपने बैंकिंग की तैयारी करनी है तो ये 251 रूल्स ऑफ पजल्स बाय सचिन सर, यूट्यूब पे सर्च करो 251 रूल्स ऑफ पजल्स बाय सचिन सर। पजल पूरा का पूरा थ्योरी पार्ट, 13 घंटे में पूरा पजल का थ्योरी पार्ट है। अभी तक 15 लाख से ज्यादा लोग इस सेशन को देख चुके हैं, 1.5 मिलियन से ज्यादा लोग, है ना। और जिन जिन लोगों ने सेशन पूरा देखा है उन सब ने मुंह भर के तारीफ करी है सेशन की, क्योंकि उनको पता है ये सेशन में उनको मिला क्या है। हाँ, ये सेशन होने के बाद ये पजल का प्रैक्टिस के लिए 40 घंटे पजल्स आप सेशन देख सकते हैं। यूट्यूब पर ये अवेलेबल है। 40 आवर्स पजल्स बाय सचिन सर, प्रैक्टिस सेशन है, यूट्यूब पर अवेलेबल है। ठीक है, तो ये 2 सेशंस यूट्यूब पर अवेलेबल है, देख लेना। ओके, इन 2 सेशंस को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि यार ठीक है, ये यूट्यूब वाले सेशन से मैं प्रैक्टिस वगैरह कर लूंगा, पर मेरे को बैच ज्वाइन करनी है,
देखो एसबीआई पीओ कैसे बनना है, क्या बनना है, ये अभी तक मैंने आपको बता दिया। ये स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे आप एसबीआई पीओ बन जाओगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। आपको यूट्यूब से करना है यूट्यूब से करो, आपको बैच ज्वाइन करना है बैच ज्वाइन करके करो। यूट्यूब के लिए मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ, रीजनिंग में गाइड करता हूँ, तो रीजनिंग के लिए मैंने आपको बता दिया करना क्या है। ये दो अगर लेक्चर देख लोगे, है ना, ये 13 घंटे और ये तकरीबन तकरीबन 40 घंटे, तो 53 घंटे का कंटेंट देख लोगे। एसबीआई पीओ में 30 में से 25 मार्क आपके पक्के हैं, 30 में से 25, बस प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक। बाकी जो भी टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक का नाम यूट्यूब पे डालो, आगे वन शॉट बाय सचिन सर लिख दो। इसके आगे, इसके बाद भी अगर किसी को बैच ज्वाइन करना है तो फिर यहां से आगे वो लोग लेक्चर देखना। जिनको बैच नहीं ज्वाइन करना, यहां तक बताई हुई चीजें अच्छे से फॉलो करना, टेलीग्राम चैनल पर कनेक्टेड रहना, वहां पे फ्री वाली सारी चीजों की अपडेट मैं आपको देते रहता हूं। अगर आप लोगों को बैच ज्वाइन करनी है तो अभी के लिए रुद्र 2026 आप लोगों के लिए बेस्ट बैच है ना, ये आप लोगों के लिए बेस्ट बैच है। इस बैच में जीरो टू हीरो सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ डिस्कस किए जा रहे हैं, सारे सब्जेक्ट के, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, सब सेशन, सब सब्जेक्ट के। बैच में आपको लाइव लेक्चर्स मिलते हैं। अगर लेक्चर लाइव नहीं देख पाते हो तो उसका रिकॉर्डिंग भी आपके पास रहता है। रिकॉर्डिंग बाद में रिवीजन करना चाहते हो कर लो, 2-4 दिन बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जब तक बैच की वैलिडिटी है तब तक वो बैच के सारे रिकॉर्डेड वीडियोस आपके पास रहता है, जब चाहे रिवाइज कर लेना। रिवीजन मतलब लेक्चर खत्म होने के बाद आपको नोट्स मिलते हैं, पर वो नोट्स से ज्यादा मेरा सजेशन यही रहता है आप खुद अपने नोट्स बनाओ। उसके बाद डेली प्रैक्टिस पेपर्स आपको मिलते हैं। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर 24/7 डाउट सपोर्ट मिलता है। तो आपके सिलेक्शन के लिए जो भी चीज़ें चाहिए सारी की सारी इस बैच में अवेलेबल है। तो इस बैच से आप अपने सिलेक्शन तक पहुंच सकते हो, है ना। बाकी एसबीआई पीओ बनने में अगर कोई दिक्कत है, आपके हिसाब से कोई चैलेंज है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, या तो मैं या फिर मेरी टीम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेगी। बाकी टेलीग्राम चैनल पर कनेक्टेड रहेंगे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन द सेशन। थैंक यू, टेक केयर, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एंजॉय योर टाइम। बाय बाय।